फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा और सरस्वती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं क्या, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन की आज जो वीडियो है उस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बोला था कि ये टॉपिक जो हमारा है वो खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आपको पता हो कि आज होगा आपका सरप्राइज टेस्ट यानी कि सैप टेस्ट, आपका आज टेस्ट होगा, मेगा टेस्ट इसको बोल सकते हो। इसमें मैं आपसे 20 तक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आपने कितना सीखा है इस प्लेटफॉर्म से। वो सीरीज ये रहेगी कि मेगा टेस्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन पर अभी आ रहा है कि क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव द्वारा, क्वेश्चन क्या है सुनो, मानव द्वारा ली जाने वाली हवा में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। पहला क्वेश्चन जल्दी आप बता सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, मानव द्वारा छोड़े जाने वाली हवा में नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है। जल्दी से ये दो क्वेश्चन आप जल्दी से बता सकते हैं कि क्या मानव द्वारा ली जाने वाली हवा यानी कि मानव जो हम होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, उनके द्वारा जो सांस ली जाती है उनमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो हम बाहर सांस छोड़ते हैं या हवा छोड़ते हैं उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है। जल्दी बताएं एक बार। तो आपने शायद अपने आंसर पिकअप कर लिए होंगे। जल्दी से मैं क्या बोल रहा हूं, जो हम सांस अंदर लेते हैं उस सांस में अंदर लेने में हम क्या लेते हैं, मैंने कल बताया कि सर एयर लेते हैं। और एयर में भी आपको पता है कि क्या होता है, नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, 78% होती है। और O2 की वैल्यू कितनी होती है, 21% होती है। और CO2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.03% होती है। और यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जल वाष्प की यानी कि वाटर वेपर्स की कितनी होती है, 0.05% वाटर वेपर्स होता है। जो हवा हम लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, यहां से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब देखो पहला क्वेश्चन देखना, मानव द्वारा ली जाने वाली हवा में नाइट्रोजन का परसेंटेज यानी कि आंसर क्या रहना चाहिए था, आपका आंसर रहना चाहिए था 78%। दूसरा ऑक्सीजन पूछेगा तो आप ये लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो ये लगाएंगे, वाटर वेपर्स पूछेगा तो 0.05 आप लगा सकते हैं। तो यहां से ये क्वेश्चन तो अपना बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, मानव द्वारा छोड़े जाने वाली हवा में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा कि जितनी हम हवा छोड़ रहे हैं उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है। तो कल भी मैंने बताया था कि सर जो नाइट्रोजन होती है ना बेटा, वो बिल्कुल हमारे शरीर के द्वारा नकार दी जाती है, यानी कि एक नोबल गैस की तरह वहां पर काम करती है, या हमारा शरीर उस नाइट्रोजन के द्वारा कुछ भी एक्ट नहीं करता। और जितनी भी नाइट्रोजन हम इनहेल करते हैं उतनी ही नाइट्रोजन हम क्या करते हैं, मैंने कल ही आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि उतनी ही नाइट्रोजन हम बाहर निकाल देते हैं। ये तो थी इस दो क्वेश्चंस की व्याख्या। आप एक बार स्क्रीनशॉट यहां पर ले सकते हैं। आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि आगे वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि CO2 की मात्रा बता दो। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहां पर भी वो क्या लिख सकता है, नाइट्रोजन की जगह इसी क्वेश्चन में वो क्या लिख सकता है, या वो यहां पर भी CO2 लिख सकते हैं। आप इसी व्याख्या से वो क्वेश्चन बता सकते हैं कि मानव द्वारा ली जाने वाली हवा में CO2 का परसेंटेज बता दो, और या मानव द्वारा छोड़े जाने वाली हवा में CO2 का परसेंटेज बता दो। आई होप आप ये सारे क्वेश्चन अब टैकल कर पाएंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है कि आगे क्या बोलता है, आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि जो आहार नाल होती है, आहार नाल यानी कि फूड पाइप और वायु नाल, या फिर यहां पर आ सकता है क्वेश्चन में श्वास नाल, या पेपर में आ सकता है इंग्लिश में विंड पाइप को अलग करता है। यहां पर आएगा कौन। क्वेश्चन देख लो एक बार क्या है क्वेश्चन, कौन आहार नाल व वायु नाल को अलग करता है। अलग करता है मतलब मैंने कल आपको बताया था। जल्दी से आप एक बार आंसर दे सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, आहार नाल व वायु नाल या श्वसन नाल या विंड पाइप को अलग करता है, कि कौन सी ऐसी चीज है कि जो, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि
कौन सा अंग है जो खाने को विंड पाइप में नहीं जाने देता? बताओ जल्दी से, कौन सा ऐसा अंग है जो विंड पाइप में खाने को नहीं जाने देता, यानी कि रोक के रखता है? देखो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो देख लो एक बार। ये होता है क्या, अपना एक ये पाइप होती है और एक अपनी क्या ये पाइप होती है। एक पाइप से तो हमारी एयर जाती है हमारे लंग्स के पास, और एक पाइप से हमारा खाना जा रहा है, हमारा फूड जा रहा है कहां पर, हमारे डाइजेशन ट्रैक में, यानी कि हमारे स्टोमक के पास। इतनी बात होगी। अगर क्या हो कि ये खाना इस एयर पाइप में चला जाए तो आपको एक धक्का सा महसूस होगा, मैंने आपको बताया था। और इसी के क्रम में मैंने आपको यहां बताया था एक फेरिक्स, और फेरिक्स में भी मैंने आपको बताया था कि सर एक वाल्व होती है और उस वाल्व का नाम होता है एपिग्लॉटिस वाल्व। तो आपका क्वेश्चन या तो फेरिक्स से जाएगा या फिर एपिग्लॉटिस वाल्व, आपका आंसर यहां पर सही रहेगा। आप वहां पर ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन कौन से प्रोवाइडेड करवाए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या था, कौन आहार नाल व वायु नाल को अलग करता है? तो आप फेरिक्स के साथ या एपिग्लॉटिस वाल्व दोनों के साथ जा सकते हैं। अगर आपके पेपर में ये अलग अलग ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, एक ही ऑप्शन इनसे मिलेगा। और कौन सा अंग है जो खाने को विंड पाइप में नहीं जाने देता? तो एपिग्लॉटिस वाल्व आपका आंसर यहां पर रहने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार मैं रफ कर देता हूं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले वाला क्वेश्चन ये बोलता है कि सर, अगले वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगले वाला क्वेश्चन बोलता है कि ब्लड का श्वसन क्रिया में रोल बताओ, यानी कि क्या काम करते हैं ब्लड। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ब्लड क्या काम करता है श्वसन क्रिया में। जल्दी आप अपना आंसर दे सकते हैं कि ब्लड का श्वसन क्रिया में क्या रोल है, ब्लड के क्या योगदान है, ब्लड क्या करता है श्वसन क्रिया में। जल्दी अपना आंसर देंगे। शायद आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसकी सॉल्यूशन या इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि सर जो भी हम खाना खाते हैं वो उस खाने का हमारा शरीर क्या करता है, उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है, और उसके लिए या उसके और ब्रेकडाउन के लिए या उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें सर उसका ऑक्सीडेशन करना बहुत बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इससे क्या बनेगा, इससे हमें मिल जाता है क्या, इससे हमें एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मिल जाता है, और यही क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ही ऊर्जा का रूप होता है। बट सर ब्लड का रोल क्या होता है? व्हाट द रोल ऑफ ब्लड? ब्लड का रोल ये रहेगा भाई, ब्लड का रोल ये रहेगा कि हर एक सेल्स के पास, मैं क्या बोल रहा हूं, हर एक सेल्स के पास ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। ले जाने का काम कौन करता है? ये ब्लड ही करता है। इस ऑक्सीजन को हर एक सेल के पास ले जाने का काम कौन करता है? वो ब्लड करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ब्लड का श्वसन क्रिया में क्या रोल रहने वाला है। ये आपका यहां पर आंसर रहना चाहिए था। आगे क्वेश्चन क्या पूछता है? आगे क्वेश्चन ये पूछता है कि बता दो, एक बार यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, यूनिट ऑफ या लास्ट सेल ऑफ या फंक्शनल सेल, क्या बोलेगा? या तो कार्यात्मक इकाई बता दो या यूनिट बता दो। किसकी? या तो सर आप बता दो यूनिट क्या होती है, या आप बता दो कि सेल क्या होती है। वो सेल जो कार्य करती है, क्या ऐसी सेल का नाम बता दो जो कार्य करती है किसमें? लंग्स में कार्य करती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? जल्दी आप बताएं, ये भी एक क्वेश्चन है, जल्दी आप बता सकते हैं एक बार। तो आपने सोच लिया होगा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। वो क्या होती है कि सर कूपिका, और कूपिका को क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं एलिवियोली। तो एलिवियोली यहां से आपका आंसर रहना चाहिए था। तो यहां पर हमने और दो क्वेश्चन देखे। ब्लड का श्वसन क्रिया में क्या रोल है कि सर ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम कर रहा है, यानी कि ट्रांसमिशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसें को। ये भी आपका एक आंसर रह सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? यूनिट ऑफ या फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या बोलते हैं? एलोवियोली उसको बोला जाता है। बिल्कुल 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 ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि बताओ टीबी रोग किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग को इफेक्ट करता है? जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए कि सर बताओ टीबी रोग किस अंग को प्रभावित करता है।
आपका आंसर रहना चाहिए, जल्दी बताओ आपका आंसर। आपका आंसर रहेगा कि सर फेफड़ों को। आपको आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं कि सर बताओ कि टीबी डे कब मनाया जाता है। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना कि टीबी डे कब मनाया जाता है। टीबी रोग किस अंग को प्रभावित करता है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि लंग्स को प्रभावित करता है, लेकिन टीबी डे कब मनाया जाता है इसको आपको कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे को बताना है, ठीक है। टीबी डे कब मनाया जाता है, जल्दी बताएं एक बार। आगे क्वेश्चन बताओ। आगे क्वेश्चन ये है कि लास्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन की लास्ट स्टेज क्या है, बताओ जल्दी बताओ। लास्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, शायद आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। लास्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन होती है क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और लास्ट स्टेज होती कहां पर है, ये ऑक्सीडेशन होता कहां पर है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये वाला चक्कर जो मैंने बताया था C6H12O6 + O2, इसी को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और ये प्रतिक्रिया कहां पर हो रही है, या ये प्रोसेस कहां पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, बता दो एक बार, पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि ये यहां पर जनरेशन हो रही है, किसकी, ऊर्जा की जनरेशन हो रही है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल दिया जाता है। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से लें। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि बता दो कि रेस्पिरेशन रेट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, या कौन सा ऐसा मीटर है जो रेस्पिरेशन को मेजर करता है या रेस्पिरेशन रेट को मेजर करता है। बताओ जल्दी से अपना आंसर दो कमेंट में, जब तक मैं रफ कर रहा हूं, जल्दी से, कि रेस्पिरेशन रेट को कौन सा मीटर है जो वो करता है। तो इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर क्या रहेगा, वो रहता है स्पाइरोमीटर। आपका क्या आंसर रहेगा, बताओ जल्दी। रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मीटर यूज किया जाता है, तो आपका आंसर रहना चाहिए क्या, स्पाइरोमीटर आपका आंसर यहां पर बनता है। तो आई होप ये क्वेश्चन सीरीज आपको अच्छी लग रही है। आज का जो टॉपिक है वो हम कर रहे हैं मेगा टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम इस चैनल पर हम जो करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि पहले एक टॉपिक करेंगे, फिर उस टॉपिक का एक मेगा टेस्ट होगा लास्ट वाले दिन, कि जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसका एक दिन मेगा टेस्ट होगा। और वही मेगा टेस्ट में आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको क्वेश्चन बताने हैं। और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आपको वो क्वेश्चन आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बूस्ट अप होता है। और अगर आप बताने में सक्षम होते हैं तो वहां पर मैं एक्सप्लेन वहां पर कर रहा होता हूं। आगे वाला क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे शरीर में थकावट का कारण है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से यह पूछता है कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो मांसपेशियों में दर्द का कारण क्या होता है, दर्द का कारण बताओ। जब भी हम रनिंग करते हैं कुछ देर के लिए हम थक जाते हैं, हमें ज्वाइंट पेन होता है, हमें मसल्स पेन होने लगता है, और उसी मसल्स पेन होने के लिए रेस्पिरेशन सिस्टम ही जिम्मेदार होता है। और रेस्पिरेशन सिस्टम क्यों जिम्मेदार होता है उसकी तो हम बात करेंगे ही, लेकिन यहां पर वो क्या बोल रहे हैं, आपको यहां पर ऑप्शन देगा। वो ऑप्शन नंबर ए क्या है कि सर बता दो विटामिन उत्तरदायी होते हैं उस दर्द के लिए, बता दो प्रोटीन उत्तरदायी होते हैं उस दर्द के लिए, सी बताना लैक्टिक एसिड, और एक बताना, एक चौथा जो आंसर रहेगा वो रहेगा HCl। जल्दी से आप अपना आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में कि हमारे शरीर में थकावट का मुख्य कारण क्या होते हैं, या जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियों के दर्द के लिए उत्तरदायी है इनमें से कौन सी चीज, बताओ जल्दी से। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड, यहां पर आपका आंसर होना चाहिए। अब सर एक बार आपने आंसर तो बता दिया, एक बार इसको एक्सप्लेन करके और हमें बता सकते हैं। देखो क्या होगा, अगर
देखो, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, और अधिक ऊर्जा की जरूरत होने के साथ साथ आपको मैं मान सकता हूं अधिक एटीपी की जरूरत होगी, और अगर अधिक एटीपी की जरूरत होगी तो अधिक ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। तो शरीर में ना दो प्रकार के रेस्पिरेशन सिस्टम काम करते हैं। तो पहला रेस्पिरेशन सिस्टम वो होता है जो कि इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन सिस्टम, और एक वो होता है जो इसकी उपस्थिति में, अब्सेंट में काम करता है। एक तो क्या करता है, अब्सेंट में काम करता है, और एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है। उसको तो बोलते हैं प्रेजेंस वाले को क्या, एरोबिक। और जो अब्सेंट में काम करता है ऑक्सीजन के, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अब्सेंस में काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन सिस्टम बोलते हैं। और जो रेस्पिरेशन सिस्टम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन सिस्टम। तो मैं आपको यहां पर व्याख्या बता रहा हूं कि सर क्या हो अगर हमारे पास ग्लूकोज तो दोनों ही फेज में रहेगा, एनएरोबिक में भी रहेगा और एरोबिक में भी हमारे पास ऑक्सीजन रहता है, सॉरी क्या, ग्लूकोज दोनों में रहेगा। अब क्या होगा अगर ऑक्सीजन की मात्रा अनसफिशिएंट हमें मिलेगी, तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या करता है, ये ग्लूकोज पूरी तरह से एटीपी में ना बदलकर किस चीज में बदल जाता है, ये बदल जाता है लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के कारण, कम मात्रा ऑक्सीजन की मिलने के कारण, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम जल्दी सांस लेने की कोशिश करते हैं ताकि ये वाली कंडीशन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके, लेकिन क्या हो कि पर्याप्त मात्रा ना मिले ऑक्सीजन की, तो ये ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, और इसी के कारण एटीपी ना बनकर हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, और यही लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में थकावट का कारण बनता है। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। और इसमें एरोबिक में तो पूरी ऑक्सीजन मिलेगी तो पूरा एटीपी यहां पर बन जाएगा। तो बिल्कुल आप यहां पे फंसे नहीं, ऐसा करके इसके साथ निकल जाएं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। आगे भी चल के हम ऐसे सीरीज लेके आते रहेंगे। अगले वाला टॉपिक अभी हम कर रहे हैं, अगले वाले टॉपिक के बारे में मैं बता दूं कि अगले वाला टॉपिक इसी वीडियो के बाद हम शुरू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने जो विचार हैं हमारे प्रति उनको नीचे कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।